मित्रों, जय हिंद, जय भारत। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए एवं कक्षा 11वीं के अनिवार्य हिंदी के छात्रों के लिए आज एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। सुमित्र नंदन पंत जी का परिचय। मित्रों, हम लगातार शिक्षण कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत जिस वीडियो को हम देखते हैं उस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षण को समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहे। बिना देरी किए हुए चलते हैं पंत जी की ओर। पंत जी, सुमित्र नंदन पंत की बात करते हैं तो हमारे सामने इनका जीवन परिचय आता है। फिर जीवन परिचय के पश्चात हमारे सामने इनकी जो साहित्य रचनाएं हैं, समाज जीवन में इन्होंने किस प्रकार की साहित्य रचनाएं की और किस काल के कवि रहे, इस पर हम चिंतन करेंगे। तो बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म की बात करते ही हमारे सामने इनका समय आता है 1900 से 1977, यानी कि आपका जन्म 1900 में हुआ। आपने नाम सुना होगा कौसानी जिला अल्मोड़ा, कौसानी और बागेश्वर। कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश, यूपी। आपका जन्म जिस क्षेत्र में हुआ था वह क्षेत्र जिसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। कहा जाता है कि उस अल्मोड़ा की घाटियों में, कौसानी की घाटियों में वो झरने, उन झरनों की आवाज़, वो बादलों के उस पर्वतों की शिखरों को छूती हुई वो बादलों की श्रृंखलाएं, फिर उस पहाड़ों की जो घाटियाँ जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प, फिर वहाँ का जो परिदृश्य है, वहाँ का जो वातावरण देखते ही बनता है। वहाँ पर उस जनजीवन में पले बड़े सुमित्र नंदन पंत, इसलिए सुमित्र नंदन पंत ने उस प्राकृतिक छटा को आत्मसात कर लिया। कहते हैं सुमित्र नंदन पंत जी को प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में जानते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में जानते हैं। सभी कवियों के लिए अलग अलग उपमाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। तो प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में आप जाने गए। आपका जन्म जैसे ही हुआ तो कहते हैं 6 घंटे पश्चात आपकी माताजी का निधन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे का जन्म के कुछ समय पश्चात माँ का निधन हो जाता है, और वह अपने पिता की 8वीं संतान थे। पिता गंगाधर, उनका जीवन किस प्रकार संघर्षों में बीता होगा आप और हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा का निखार
हमेशा प्रकृति करती है। दादी माँ ने इनका पालन पोषण किया, बड़ा किया दादी माँ ने, और फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी में हुई। कौशानी की शिक्षा के पश्चात आप अपने बड़े मंझले भाई के साथ में काशी आ गए। काशी 1918 के समथिंग आपने क्वींस कॉलेज, काशी के क्वींस कॉलेज से आपने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की, और मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप 1920 के समथिंग इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इलाहाबाद में कॉलेज शिक्षा के लिए प्रवेश हो चुके थे, लेकिन उस समय एक बड़ा आंदोलन चला जो भारत की जनता को जागृत करने में गजब का ही असरकारी था। वह बड़ा आंदोलन आप और हम जानते हैं 1921 का वह बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधी जी के आह्वान पर 1921 के उस आंदोलन ने भारत की जनता को सड़कों पर उतार दिया। उस 21 के आंदोलन ने भारत की जनता को जैसे ही सड़कों पर उतारा तो गांधी जी का आह्वान हो गया कि जो भी सरकारी सेवाओं में लोग हैं वे सभी सरकारी सेवाएं छोड़ दें, स्कूलें छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, विश्वविद्यालय छोड़ दें। इस प्रकार का गांधी जी का असहयोग आंदोलन जैसे ही पंत जी ने सुना तो कहते हैं पंत जी भी कॉलेज को छोड़ दें। यानी इलाहाबाद कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने गांधी जी का असहयोग आंदोलन का पूरा सहयोग किया और गांधी जी के संपर्क में आए। फिर शेष शिक्षा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी शेष शिक्षा उन्होंने घर पर रह कर के ही स्वाध्याय यानी अध्ययन किया। फिर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है कि पंत जी छायावादी कवि के रूप में उभर करके सामने आते हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा में हिंदी का जो युग जिस युग के अनुसार चले, जिसके अंदर हमें जानकारी होगी, मैंने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर के अंदर बताया था कि हिंदी साहित्य के युग को हमने 4 भागों में पढ़ा था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन ये आधुनिक काल के कवि थे और आधुनिक काल के अंदर उस समय की जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी, उस प्रवृत्तियों में हमने पढ़ा होगा भारतीय युग, फिर पढ़ा होगा द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवाद, फिर नवलेखन। तो ये छायावाद युग के कवि रहे। पंत जी छायावाद युग के कवि रहे और छायावाद युग की बात करते ही हमारे सामने प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इनकी बातें हमारे सामने आती हैं। तो ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ थे। उन प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे सुमित्रानंद पंत। अब हम बात करते हैं कि सुमित्रानंद पंत की जो काव्य रचनाएं थी, यानी कि सुमित्रानंद पंत ने उस छायावाद युग के अंदर अपनी जो काव्य रचनाएं की, उस काव्य रचनाओं को भी, उन लेखन के विषयों को भी पंत जी ने अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी जीवन परंपराओं की विचारधारा के आधार पर लेखन कार्य किया। कहते हैं कि पहली काव्य रचनाएं उनकी छायावादी प्रवृत्ति की हुआ करती थी। छायावाद यानी स्वच्छंद मुक्त प्रवृत्ति, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इन्होंने उस छायावादी कविताओं के अंतर्गत किया। फिर बात आती है हमारे सामने
कि छायावाद के बाद में इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं प्रगतिवादी लिखी जो समाजवाद को प्रेरित कर रही थी। समाजवाद को प्रेरित करती हुई कुछ कविताएं जो प्रगतिवादी कविताएं थी। फिर हमारे सामने उनकी प्रगतिशील कविताएं भी आती है। उन प्रगतिशील कविताओं का भी यहाँ पर ब्यौरा मिलेगा आपको। फिर हमारे सामने उनका जो लेखन है, उनके लेखन पर गांधी जी का, और कुछ समय अरविंद आश्रम में रहे थे, महर्षि अरविंद के आश्रम में, तो महर्षि अरविंद के दर्शन का भी प्रभाव इनकी काव्य रचनाओं पर मिलता है। फिर वहाँ पर महर्षि अरविंद के आश्रम में रह करके महर्षि अरविंद के आश्रम द्वारा जो प्रगतिशील जो पत्रिका थी, जिसको रूपाब नाम की पत्रिका के नाम से जानते हैं, तो उनका भी प्रकाशन आपने संपादन कार्य अपने हाथ में लिया। फिर हमारे सामने आता है कि 1950 से 1957 तक 1950 से 1957 तक आप आकाशवाणी में मार्गदर्शक के रूप में भी रहे थे। वहाँ पर आकाशवाणी में मार्गदर्शन का कार्य भी किया। इस प्रकार उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं के अंदर उनकी जो लेखन की व्यवस्था है, लेखन की रचनाएं हैं, उनकी लेखन की रचनाओं ने उनको झकझोर दिया। समाज जीवन में उनकी लेखन की रचनाएं विभिन्न विचार लेकर के चल रही थी और विभिन्न विचारों के माध्यम से समाज जागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। फिर हमारे सामने बात आती है कि 1960 के अंदर इन्होंने एक काव्य रचना जिसका प्रकाशन हुआ था, उस पर कहते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका रचना का नाम कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। इस पर आपको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो भारत के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जैसे अभी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त, तो उन 22 भाषाओं में, मान्यता प्राप्त भाषाओं में जो कोई एक रचना श्रेष्ठ कृति होती है, जो साहित्य अकादमी जो निकाय होता है, जो सरकार का निकाय, वह उसको चयनित करता है। तो इनकी जो कला और बूढ़ा चांद, इस पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1961 की बात आती है, 1961 की बात आती है हमारे सामने, तो इनको पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया गया। यानी पंत जी को, बात पंत जी की करें, सुमित्रनंदन पंत। इस प्रकार हमारी जो, यानी कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं का चिंतन चलता रहा। 1963 की बात चलती है, तो जैसे ही हमारे सामने 1963 और 64 के अंदर इनकी एक काव्य रचना प्रकाशित हुई थी, जो हिंदी में इनकी महाकाव्य के रूप में जानी गई 1964 के अंदर, जिसका नाम था लोकायतन, कविताओं का संग्रह लोकायतन। फिर बात आती है 1964 के बाद 1968 के अंदर, 1968 के अंदर इनकी एक जो काव्य रचना थी जिसका नाम था चिदम्बरा, उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भाइयों बहनों, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के अंदर हम जैसे ही कवि परिचय करते हैं, तो इनका जो लेखन है, इनकी लेखन की रचनाएं किस रूप में भारतीय जनमानस में छा गई। फिर हम सब बात करते हैं कि हमारे सामने बात आती है कि भाई ये जो इनकी जो काव्य रचनाएं, इन्होंने जीवन पर्यंत
इन्होंने जो लेखन कार्य किया तो जीवन पर्यंत इन्होंने अविवाहित रह करके लेखन कार्य किया। पंत जी ने, यानी कि इन्होंने जो अपना जीवन था उस जीवन को वन लाइफ वन मिशन की तरह जिया। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन वन लाइफ वन मिशन की तरह जिया, यानी कि उन्होंने अपना जीवन, विवेकानंद जी ने एक वीर सन्यासी की तरह भारत के युवाओं को जागरण करने का संदेश दिया कि एक जीवन और एक मिशन। ठीक इसी प्रकार कलाम साहब की बात करते हैं तो उन्होंने अपना जीवन भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए एक जीवन एक मिशन। ठीक इसी प्रकार पंत जी की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है एक जीवन एक मिशन साहित्य के क्षेत्र में। मुक्त भाव से इन्होंने इस रचनाओं के अंदर प्रवेश किया। फिर बात आती है कि जब अरविंद आश्रम में थे तो वहाँ अरविंद आश्रम में गांधी बाबा से भी मिले और फिर आप प्रतापगढ़ बाबूपट्टी में जहाँ बच्चन जी रहते थे वहाँ भी गए और बच्चन जी के साथ भी एक काव्य रचना की थी जिसका नाम था खादी के फूल। खादी के फूल जो बच्चन जी और पंत जी ने मिलकर के काव्य रचना की थी। पंत जी का जीवन, पूरा जीवन उन्होंने इस लेखन कार्य में ही लगा दिया था। फिर हमारे सामने अन्य भी कई काव्य रचनाएँ आती है, लेकिन इनसे पहले इनका जो समय की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1977 को आप संसार को छोड़कर चल बसे थे। यानी कि आपका जन्म की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है उत्तरांचल, अल्मोड़ा, कौसानी और बागेश्वर, 1900 की बात आती है हमारे सामने। और इनके पिता की बात आती है तो गंगाधर। फिर इनकी जो काव्य रचना किस प्रकार की थी, फिर इनकी अन्य भी काव्य रचनाएँ थी जिसके अंदर बात आती है हमारे सामने गुंजन और भी काव्य रचनाएँ आती है जिसके अंदर हमारे सामने युगन, युगवाणी, ग्राम्या, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन। इस प्रकार इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएँ थी, इन काव्य रचनाओं के माध्यम से इन्होंने भारतीय जीवन को प्रगतिवादी, छायावादी, प्रगतिशील और मानव की अंतस्थ चेतना को जागृत किया। इनकी काव्य रचनाओं पर बाबा महर्षि अरविंद दर्शन का भी ज़बरदस्त प्रभाव रहा। फिर कुछ कविताएं जो कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के अंदर आती हैं और कुछ रचनाएं अनिवार्य हिंदी के अंदर आती है, तो इस पर भी हम अगले वीडियो में चिंतन करेंगे। लेकिन इस रचनाओं के माध्यम से हम ये जान लें कि पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में उस घाटियों के अंदर से निकले हुए, उस भयंकर परिस्थितियों के अंदर से निकले हुए। कहते हैं पंत जी जिस समय कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे तो घर का कर्ज बढ़ गया था, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके जैसे ही घर गए तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके अपना कर्ज उतारा। यानी कि 4वीं कक्षा में पढ़ते थे पंत जी जब से काव्य रचनाएँ करते थे। अब आप समझ लो 4वीं में कितनी उम्र का बच्चा होगा, 7 या 8 वर्ष का। उस समय से इन्होंने 4वीं कक्षा में इन्होंने पहली कविता लिखी थी, गिरजे का घंटा। इस प्रकार सुमित्रानंद पंत जो छायावादी कवि के रूप में विख्यात हुए। मित्रों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे शिक्षण को मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।